जय हिंद, जय भारत साथियों। हम संविधान निर्माण की बात कर रहे हैं, संवैधानिक इतिहास की बात कर रहे हैं, तो उसी का अगला पार्ट है ना। देखिएगा, संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने तय किए गए थे? 389 सदस्य तय किए गए थे। आप और हम सब जानते हैं कि पहले क्रिप्स मिशन आया था, वो फ्लॉप हो गया, फिर कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की अनुशंसा की थी। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल खाली इसके लिए बात करते हैं कि टोटल 389 मेंबर थे, जिसमें से देखिएगा ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य थे, यानी 292 सदस्य तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे वो कितना थे? 4 सदस्य। कई बार पूछते हैं इन सदस्यों की संख्या के बारे में, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कुल सदस्य संख्या कितनी थी प्रारंभ में? 389। ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296। और ब्रिटिश भारतीय प्रांत कितने थे उसमें से? 292। और कमिश्नर क्षेत्र से कौन कौन से 4 पार्ट थे? तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ABCD याद रखना है। ABCD। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग एंड D फॉर दिल्ली। सवाल पूछते हैं कि इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य आयुक्त क्षेत्र था या कौन सा नहीं था। इसमें से अक्सर सवाल पूछा जाता है। फिर जो देसी रियासतें थी उनमें से 93 सदस्य थे। कितने थे? 93। तो 296 और 93 मिलाकर के कितने हो गए? 389 मेंबर थे हमारी संविधान सभा में। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था इनका, आप जानते हैं। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं हम। 24 मार्च 1946 को भारत आया। कई बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन की भारत में एंट्री कब हुई? तो 24 मार्च 1946 को। 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये 3 लोग थे ये 3 लोग थे जो भारत आए थे 24 मार्च 1946 को, और उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो 16 मई 1946 को। तीनों के नाम आ गए। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इस बारे में अपन चर्चा कर चुके। संविधान सभा के चुनाव की डेट अक्सर पूछी जाती है, तो 26 जुलाई 1946 को ये जो इलेक्शन हुए थे, देखिएगा टोटल 389 जो सीटें थी उसमें से फिर इलेक्शन हुए 26 जुलाई 1946 को, जिसमें कांग्रेस 208 जीत गई। मुस्लिम लीग के पास केवल और केवल कितनी थी? 73, और अन्य के द्वारा 15 सीटें जीती गई थी। ध्यान रहे, संविधान सभा के चुनाव में राजस्थान से कुल कितने सदस्य थे? 12, क्योंकि राजस्थान का क्वेश्चन पुटअप होता है। टोटल सदस्य कितने थे? 12। और संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी भाई? 9। इसके बारे में भी क्वेश्चन पुटअप होता है। देशी राज्यों के द्वारा संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लिया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा हुआ। कई बार पूछते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो कैसे चुने गए थे? तो प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान सभा का चयन हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, जब मुस्लिम लीग की ओनली 73 सीटें आई और कांग्रेस 208 पे आ गई, तो जिन्ना और उनके प्रतिनिधियों को लगा कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, तो उन्होंने सांप्रदायिकता के तवे को आंच देना शुरू किया और ऐसी चिंगारी भड़काई जिसका परिणाम और परिणति अंततः पाकिस्तान के रूप में आज दिखाई देती है। तो मुस्लिम लीग द्वारा अल्पमत को देखकर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर दिया गया। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जैसे ही घोषित हुआ और भारत में संपूर्ण जगहों पर लगभग हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। परिणाम आपके सामने है। अंततः भारत और पाकिस्तान का क्या करना पड़ा? विभाजन करना पड़ा। ये जो सीटें थी, जो संविधान सभा की सीटें थी, उनका जो सेपरेशन किया गया था उसका बेस क्या था? 3 बेस थे, यानी सामान्य सीट, मुस्लिम और सिख जनसंख्या के अनुपात में थी। क्या थी?
जनसंख्या के अनुपात में थी। नेक्स्ट पे चलेंगे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और उसने एक अलग राज्य की मांग कर ली। क्यों? इसलिए किया कि ओनली 73 सीट्स आई थी, जबकि कांग्रेस के पास कितने थी? 208 सीटें थी। तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने चूज किया कि हमें अलग से राज्य दिया जाए। आजादी के समय भारत में टोटल 562 रियासतें थी, जिनमें से 3 रियासतें, देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आया था 1947 में, तो उसके द्वारा यह तय किया गया कि भारतीय जो रियासतें हैं वो या तो पाकिस्तान में मिलेगी या भारत में मिलेगी, और या फिर स्वतंत्र रूप से रह सकती है। तो हर रियासत को एक ऑप्शन दिया गया। तो लगभग सारी रियासतें भारत में शामिल हो गई और कुछ रियासतें पाकिस्तान में चली गई। इसी प्रकार से फाइनली डिसाइड हो गया। लेकिन जो 3 रियासतें थी, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ये रियासतें वो थी जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, या स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहती थी, या कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहती थी। तो इन रियासतों में सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद रियासत की। हैदराबाद के जो निजाम थे वो निजामुल मुल्क कहलाते थे। क्या कहलाते थे? निजामुल मुल्क कहलाते थे। और ये हैदराबाद के निजाम भाई साहब मीर उस्मान अली थे। उस टाइम कौन थे? अंतिम जो उस टाइम जब भारत आजाद हुआ तब मीर उस्मान अली यहाँ के नवाब थे, और हैदराबाद में दंगे हो गए थे। तो उनके जो रजाकार थे उनके द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। फाइनली भारत सरकार को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा। क्या चलाना पड़ा? ऑपरेशन पोलो। ये जो ऑपरेशन पोलो है वो स्टार्ट किया गया था 13 सितंबर। कब किया गया था स्टार्ट? 13 सितंबर 1948 को। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई थी भारत के द्वारा, जिसमें हमारे जो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान था। सबने मिलकर के ऑपरेशन पोलो चलाया और अंततः हैदराबाद के नवाब को भारत में विलय करना पड़ा। 17 सितंबर, यानी ये 13 सितंबर को ये हुआ था, और 17 सितंबर को 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। इसी प्रकार हैदराबाद का विलय हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जूनागढ़ पर। कहाँ चलते हैं? जूनागढ़ में क्या था? जूनागढ़ में नवाब मुस्लिम थे और मैक्सिमम जनता हिंदू थी। जब उन पे थोड़ा प्रेशर आया तो कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में मिलने का मन बना लिया। तो सरकार ने वहां पे, हमारी सरकार के द्वारा प्रेशर दिया गया। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ के नवाब जूनागढ़ छोड़ करके पाकिस्तान भाग गए, और हमने वहां की जो जनता थी उनका जनमत संग्रह करवाया, और जनता के द्वारा अंततः भारत में रहने का फैसला किया गया। और जूनागढ़ का विलय हमने जनमत संग्रह के द्वारा किया गया। देखिएगा, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के द्वारा या सैनिक कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया, जबकि जूनागढ़ है वो जनमत संग्रह के द्वारा। फिर रहा कश्मीर। कश्मीर के महाराजा उस टाइम हरि सिंह जी थे। कौन थे? हरि सिंह जी थे। कश्मीर के महाराजा अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में देखते थे, लेकिन कहा जाता है कि 48 में जब कबाइलियों के द्वारा, पाकिस्तानी कबाइलियों के द्वारा जब उन पर अटैक किया गया, तो उनके द्वारा उनकी मजबूरी हो गई कि भारत में शामिल होना, और उन्होंने 26 अक्टूबर को भारत के अंदर शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और फाइनली भारत क्या हुआ, कश्मीर क्या हुआ, भारत का पार्ट हो गया। तो कहा जाता है तीनों के बारे में। भाई, कश्मीर का विलय कैसे हुआ? विलय पत्र के द्वारा। हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो के द्वारा। जूनागढ़ का कैसे हुआ था? जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया था। हैदराबाद के निजाम के बारे में कहा जाता है भारत की सबसे अमीर रियासत थी उस टाइम। और यह भी कहा जाता है, इस बारे में भी पुख्ता सबूत मिलते हैं, कि जब 1965 में भारत सरकार का युद्ध हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमारी अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति थोड़ी डावाडोल हो गई थी, क्योंकि युद्ध में हमने बहुत ज्यादा खर्च किया। मजबूरी थी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, हमने अपनी ताकत झोंक ली। उससे पहले 1962 में हम चीन के खिलाफ लड़ चुके थे। तो 1965 में कहा जाता है युद्ध के दौरान हैदराबाद के नवाब द्वारा 5000 किलो सोना देने का ऐसा वर्णन
कई जगह मिलता है कि भारत सरकार को हैदराबाद के नवाब ने 5000 किलो सोना दिया था। आप देख सकते हैं कई प्रकार गूगल वगैरह या बहुत सी जो साइट्स है वहां पे भी इस बारे में कुछ बातें आती है, कई बार नकारात्मक बातें भी आती है। कोई कहता है 5.24 लाख ग्राम दिया गया था इस टाइप से, लेकिन हाँ कुछ भी है, जो भी है गोल्ड में इन्वेस्ट किया गया था भारत सरकार के लिए निजाम के द्वारा, तो उनके द्वारा बाद में सहायता की गई थी 1965 के युद्ध के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम। इस प्रकार हमारी संविधान सभा निर्माण हो गई, इलेक्शन हो गई और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। 2 सितंबर 1946 को, जिसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहां से थे? बंगाल से थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहां से थे? बिहार से थे। अंबेडकर साहब के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि वो संविधान सभा में किस क्षेत्र से थे, तो वो बंगाल से थे। कहां से थे? ध्यान रखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। दूसरी जो बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो फिलहाल संविधान सभा की पहली बैठक की बात कर रहे हैं, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस पहली बैठक में टोटल सदस्य कितने थे भाई? 210। और इसका जो प्रथम अधिवक्ता नियुक्त किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और स्थायी अध्यक्ष किनको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से थे और राजेंद्र प्रसाद कहां से थे उस टाइम? बिहार से थे। ये सवाल ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप होता है। इसी में उपाध्यक्ष बनाया गया था H.C. मुखर्जी को, और संवैधानिक सलाहकार, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। कई बार पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, बेनेगल नरसिंह राव। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा चुकी है। और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। फिर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। और बाद में देखिएगा, अच्छा उस टाइम संविधान सभा में भारत की तमाम मुख्य हस्तियां शामिल थी, 2 को छोड़ करके, यानी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछते हैं कि उस दौरान निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था संविधान सभा की बैठक में? तो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी उस वक्त मौजूद नहीं थे। इस प्रकार पूरे संविधान को बनाने में क्या क्या सिस्टम रहा देखिएगा। सबसे पहले तो कुल 12 सेशन थे। कितने थे? कुल सत्र या अधिवेशन कितने? 12। और 166 टोटल क्या हुई थी? बैठकें हुई थी। कुल कितने वाचन हुए थे? 3 वाचन हुए थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतिम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सवाल ध्यान रखिएगा, आज तक पुटअप नहीं हुए हैं, हो सकता है एक आध कहीं आया हो, लेकिन पुटअप होने की पूरी गुंजाइश है। तथा राजस्थान की ओर से प्रथम व्यक्ति कौन थे संविधान सभा में? बलवंत सिंह मेहता थे। ये क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुका है। तो साथियों, इस प्रकार हमने भारतीय संवैधानिक इतिहास की एक व्याख्या की है। ज्यादा हम डीप में नहीं गए। हमारा मकसद इतना सा है कि आप छोटे मोटे जो भी एग्जाम्स दें, राजस्थान के या आउट ऑफ राजस्थान या नेशनल लेवल के, आप कोई भी एग्जाम दें, तो उन एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो हमारे पास बेसिक स्टैंडर्ड्स का जो जीके चाहिए, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, हम केवल वो ही कर रहे हैं। साथियों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको पीएचडी करवाना है। आपको पीएचडी नहीं करवाना है, आपको शॉर्ट में सिर्फ इतने से कंटेंट बताना है, इतने से फैक्ट बताने हैं जिसमें से मूल रूप से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आगे भी पुटअप होते रहेंगे, ताकि आप इस छोटी सी बुक को पढ़ करके, छोटी सी चंद लाइनों में पढ़ करके गागर में सागर भर सको, जिससे कि
फाइनली आप जिस मकसद को प्राप्त करना चाहते हो उस मकसद को छू सको या उस मकसद को प्राप्त करने में सफल हो जाओ। ऐसी शुभकामनाओं के साथ और मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।